गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 मानव संसाधन। जियोग्राफी पढ़ रहे थे। किस क्लास की? क्लास 8th की। ठीक है, तो ये चैप्टर जो 6 है मानव संसाधन, ये क्लास 8th का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, क्या है? लास्ट चैप्टर है। इसे पढ़ने से पहले क्या करें? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हमने 8th क्लास 8th की ज्योग्राफी पढ़ने शुरू की थी, तो जो पहला चैप्टर था वो क्या था? क्या आपको याद है? आप में से किसी को भी? तो फर्स्ट चैप्टर था संसाधन। थोड़ा सा हम, चूंकि ये लास्ट चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या था? संसाधन। फर्स्ट चैप्टर था संसाधन। इसे बीच में लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये क्या था? पहला चैप्टर था, चैप्टर 1। ठीक है, हमने संसाधन को जाना था। संसाधन क्या था? पदार्थ या वस्तु जो भी आपके आसपास है, उसकी जो उपयोगिता होती है वही उसको क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बस छोटा सा एक सार मैं आपको बता रही हूँ कि संसाधन से मानव संसाधन तक का सफर आपने कैसे तय किया। पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। संसाधन क्या है? उपयोगी होना, है ना? एक तरह से उपयोगी होना। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के। एक प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन, हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं करना है ना? दूसरे मानव निर्मित संसाधन। बस इतना ही था क्या? हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था? नहीं, हमने और भी पढ़ा था। क्या? एक और संसाधन था, कौन सा? मानव संसाधन। मानव संसाधन। तो आप यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन फर्स्ट चैप्टर था और अब जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है? मानव संसाधन। ये 6th चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। तो आपने क्लास 8th की जो एनसीईआरटी उसके माध्यम से क्या जाना है? संसाधन के बारे में अच्छे से जाना है। ठीक है, संसाधन के बारे में अच्छे से जाना है। हम मानव संसाधन पर आएंगे। थोड़ा सा हम प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन के बारे में और जान लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन भी 2 तरह के हैं। कौन कौन से? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये हम सब पढ़ चुके हैं। मैं बस आपको, लास्ट चैप्टर है इसलिए एक तरह से मैं समराइज कर रही हूँ, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा? उदाहरण के स्वरूप देखें तो कोयला है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन ये सब आता है। ठीक है, पेट्रोलियम को ही केवल पेट्रोल नहीं समझना है। आप ये सब पढ़ चुके हैं तो पीछे से आपको याद ही होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं क्लासेस, आपने देख लें, जिससे आपको क्या होगी? समझने में आसानी होगी। मानव निर्मित संसाधन क्या है? जैसे लौह अयस्क से लोहा बनाना या स्टील बनाना, वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएगा। लोहा, है ना? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक और संदर्भ आपने क्लास में जाना था। एक और टॉपिक या बात जानी थी नई, वो क्या था? सनराइजिंग इंडस्ट्री, नया उभरता उद्योग जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। जो नए उभरते उद्योग होते हैं उन्हें सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी आती है। ठीक है, साथ ही ये मानव निर्मित संसाधन भी है। इसके अतिरिक्त पुल,
बनना, सड़क बनना, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है ना? मशीन का निर्माण करना, ये भी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। अब मैं बात करती हूँ, जो आज का टॉपिक है वो क्या है? मानव संसाधन। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्लास 8th में पूरी तरह से क्या जाना? संसाधन के बारे में जाना, जिसका एक हिस्सा अभी बाकी है, जो कि चैप्टर 6 है। आज की क्लास में हम उसे जानने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैं, आप या हमारे आपके जैसे लोग, है ना, ये सभी अपने आप में बहुत बड़े संसाधन हैं। किसी भी देश के लिए मानव जो है वो सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। किसी भी राष्ट्र के लिए या राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं कौन? मानव। मानव होते हैं, है ना? ये हमें नहीं भूलना। सबसे बड़े संसाधन कौन है? मानव है। क्यों सबसे बड़े संसाधन है? क्योंकि जो मानव है वो अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? संसाधन में परिवर्तित कर देता है। किसे? जो भी कच्चा पदार्थ हो या प्रकृति द्वारा दिया गया हो, जो भी प्रकृति में उपलब्ध हो। जैसे आपको टेबल चाहिए, उदाहरण से समझते हैं ना, जैसे आपको टेबल चाहिए या कुर्सी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे, पेड़ से लकड़ी काटेंगे, ठीक है, उसे लेकर आएंगे और उसमें चार चार पैर लगाएंगे नीचे से, और एक फ्लैट लकड़ी का हिस्सा खोजेंगे। अगर नहीं मिल रहा है एक जैसा, तो हम क्या करेंगे? 3-4 लकड़ियों के जो समतल पाटे होते हैं उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से टेबल बन जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरह से मनुष्य ने क्या किया? मानव ने क्या किया? अपनी आवश्यकता को पहचाना और अपनी योग्यता के अनुसार उससे पेड़ से क्या बना दिया? टेबल बना दी, है ना? जैसे हम पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कैसे बनता है? पेड़ से ही बनता है। पेपर इस्तेमाल करते हैं ना लिखने के लिए, तो किससे बन रहा है? समझ आ गया? पेड़ पौधों से। तो मानव इसलिए सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि ये अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? आवश्यकता के अनुसार संसाधन में उसे उसे मतलब संसाधन में परिवर्तित कर देता है या संसाधन में परिवर्तन कर लेता है। जो भी, जिससे भी जो प्राप्त करना है उसे परिवर्तित कर लेता है। उसे कुछ भी हो सकता है, वो प्राप्त क्या करना है उस पर डिपेंड करता है ना? प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है, सब कुछ हमारे पास उसी से, प्रकृति से ही आया हुआ है। प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है वो तब तक महत्वपूर्ण नहीं होता है जब तक कि उसका कोई उपयोग ना हो, लोगों के द्वारा उसका कोई उपयोग ना किया जाए। वो प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है, पर्यावरण में जो कुछ भी उपलब्ध है, जितने भी पेड़ पौधे और पर्वत पठार के आसपास जो क्या है, अयस्क होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो तब तक उपयोगी नहीं है जब तक मानव के द्वारा उनका उपयोग ना किया जाए, है ना? उनकी उपयोगिता होनी चाहिए, उनमें उपयोगिता तो होगी, लेकिन यदि हम जानते नहीं है एज ए मानव, एज ए ह्यूमन, हमें जानकारी नहीं है, तो हमारे लिए क्या? वेस्ट है। लेकिन हमें आवश्यकता पड़े और हम उसको क्या करें? एक्सट्रैक्ट कर लें, या पौधों से जैसे पेपर बना लेते हैं, ठीक है। अन्य बहुत सारे चीजें हैं, जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप आपको टेबल दिया, सोफा दिया, दरवाजा दिया, कुछ भी, जो कुछ भी आपके आसपास है वो क्या है? प्रकृति से ही तो प्राप्त हुआ है ना किसी रूप में, वो प्रकृति में ही उपलब्ध है। तो उसको क्या करना है? अपने उपयोग के लिए बना लेना, है ना? अपनी उपयोगिता के लिए, सॉरी, अपनी उपयोगिता के लिए, अपने उपयोग के लिए बनाना क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, उपयोग में लाना। आगे बढ़े।
मनुष्य का जो वितरण है, मानव का जो वितरण है, आप मानव संसाधन पढ़ रहे हैं तो मानव संसाधन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे आपने जाना कि मानव संसाधन इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो इस क्रम में मैं आपको बता दूं इसकी जो उपयोगिता है मानव की, एक संसाधन के तौर पर जो हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संसाधन है, होते हैं। नोट करके आप चाहें तो लिख लें कि भारत में मानव संसाधन के लिए, मानव को स्किल्ड ह्यूमन बनाने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था। क्या नाम था उसका? मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स। कब? 1958 में। ठीक है। क्या काम था इस मंत्रालय का? इस मंत्रालय का काम था ह्यूमन को स्किल्ड ह्यूमन बनाना, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? एक रिसोर्स हो जाएगा, एक बेहतर रिसोर्स, एक अच्छा रिसोर्स बन जाएगा ह्यूमन। ठीक है। साथ ही यहाँ पर बता दें, जुलाई 2020 में इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत क्या नाम है? नाम बदल कर क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय। अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। तो कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा। ठीक है। इतना महत्वपूर्ण है मानव, क्योंकि वो खुद सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य चाहे तो कुछ भी बना सकता है यदि उसे आवश्यकता पड़ जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम मानव का वितरण देखें, क्या देखें? वितरण। वितरण समझते हैं। मानव का वितरण, वितरण मतलब फैलाव, लोगों का फैलाव, लोगों की संख्या। वितरण कैसा है? असमान है। वितरण कैसा है? असमान है। मतलब एक समान रूप से लोग भूपृष्ठ पर, पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि ये अगर क्षेत्र मान ले हम, तो यहाँ पर कम से कम सोचिए इस कॉर्नर में 1000 लोग रहते हैं। कितने? 1000 लोग। इस कॉर्नर में सिर्फ कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। यहाँ 1000 लोग रहते हैं, यहाँ 50 लोग रहते हैं, यहाँ सिर्फ 10 लोग रहते हैं, यहाँ कितने लोग रहेंगे? यहाँ पर हम 20 लोग रहते हैं, है ना। और इस भूभाग में, ये जो भूभाग है यहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं। कितने? 10,000। तो आपने देखा कि ये सभी फैले हुए हैं, लेकिन एक जैसी संख्या नहीं है। कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र का मैं नीचे बना रही हूँ, इसी क्षेत्र को, ऐसा नहीं है कि सभी पूरे क्षेत्र में सब एक समान रूप से वितरित हों। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर भी 50 लोग रहते हैं, 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 इस क्षेत्र में भी 50 लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में भी रहते हैं। इस तरह पूरे क्षेत्र में जितने भी आप देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्र में 50 लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो समान वितरण हो जाता मानव का, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है? असमान है। किसी स्थल पर, भूमि के किसी स्थल पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं और किसी स्थल पर बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये असमान वितरण किस हिसाब से, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी असमान वितरण को समझने का और अच्छा प्रयास करते हैं। ठीक है। असमान वितरण को समझने का एक और बेहतरीन प्रयास हम करते हैं। कैसे? मानव का वितरण या जनसंख्या का वितरण देखते हैं। असमान जो वितरण है, अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी समझाया उसी बात को मैं कुछ इस तरह से कह सकती हूँ कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत घने बसे होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत घने बसे होते हैं। घने समझते हैं ना, जहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, घने बसे होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को घने क्षेत्र कहते हैं। घने
बसे होते हैं, ज्यादा संख्या में लोग निवास करते हैं। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो विरल होते हैं। विरल से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग कम निवास करते हैं, कम लोग रहते हैं या कम लोगों की जनसंख्या वहां पर रहती है। ठीक है, कम लोगों की जनसंख्या वहां पर रहती है। अगर हम ये देखें कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो बहुत घने बसे क्षेत्र हैं, तो क्या पता चलेगा हमें? जैसे कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका। उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये क्षेत्र क्या है? बहुत घने बसे हुए, अर्थात यहाँ पर लोगों की जो संख्या है, जो जनसंख्या है वो क्या है, या मानव का जो वितरण है वो क्या है? बहुत घना है। ठीक है, मानव की संख्या क्या है? बहुत घनी है। और अगर विरल क्षेत्र की बात करें, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही, जिन क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, तो वो क्षेत्र है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, ये क्षेत्र में क्यों जनसंख्या कम निवास करती है? उच्च अक्षांश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर शीतलता बहुत अधिक रहती है, ठंडी का प्रभाव बहुत अधिक है, तो जीवन जीना क्या होगा? कठिन होगा। तो जहां पर जीवन जीना कष्टदायक है, कठिन है वहां पर, और दुर्गम क्षेत्र है, तो वहां पर लोगों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में कम मानव निवास करते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, आप याद होगा आपको, किसे कहते हैं? बता देती हूँ मैं आपको, याद दिला देती हूँ बस। ये क्या है? पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा, है ना? और ये क्या है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। ये क्या है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, है ना? तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या करती है? कम निवास करती है। इसके अतिरिक्त कहाँ पर जनसंख्या कम होगी मानव की? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। मरुस्थल मीन्स डेजर्ट, डेजर्ट है तो वहां पर जीवन वहां भी कष्टप्रद होगा, जीवन जीना क्या होगा? कठिनाईपूर्ण होगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होगी? कम निवास करेगी मानव की। इसके अतिरिक्त उच्च पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत जो होते हैं, वहां पर भी जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। इसके अतिरिक्त विषुवतीय वन, विषुवतीय वन। अब ये मत पूछिएगा विषुवतीय वन कहाँ है, अभी मैंने आपको पृथ्वी ग्लोब बनाकर बताया। तो विषुवत रेखा देखिए आपने, उसी के आसपास होंगे विषुवतीय वन, बिल्कुल। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये क्या है? यहाँ पर कम लोग निवास करते हैं, जबकि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यदि हम ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि जो मानव जनसंख्या है, मानव की जो जनसंख्या है, वो उसका 90% लोग, मानव की जनसंख्या का जो 90% लोग हैं, वो पृथ्वी के 30% या भूपृष्ठ के 30% भाग पर ही रहते हैं, भाग पर ही रहते हैं। ठीक है, 90% लोग पृथ्वी की सतह जो है, भूपृष्ठ जो है, उसके मात्र 30% भाग पर, ये आप कह सकते हो पृथ्वी के मात्र 30% भाग पर 90% जनसंख्या रहती है। ठीक है, 90% जनसंख्या रहती है। इसी बात को आप इस तरह से भी कह सकते हो। किस तरह से? अगर हम इसे विश्व के स्तर पर देखें तो विश्व के 3/4 लोग, 3/4 लोग कितने होते हैं? विश्व की जो जनसंख्या है उसके 3/4 लोग, मतलब
75% जनसंख्या, कितनी 75% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? 2 महाद्वीपों पर रहती है, मात्र 2 महाद्वीपों पर रहती है। तो कंटिनेंट को ध्यान में रखकर हम इस तरह से कह सकते हैं। कौन से हैं वो 2 महाद्वीप? एक तो एशिया और दूसरा अफ्रीका। चीन और भारत एशिया के अंतर्गत ही आते हैं, है ना? तो भारत जनसंख्या के स्तर पर पहले पायदान पर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? भारत की है, फिर चीन की है, और भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है ना? चीन की भी कुछ ऐसी ही है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या केवल इन 2 देशों में ही रह रही है। वहीं देश की बात आई है तो देश के स्तर पर भी देख सकते हैं। अगर देखें तो 60% लोग, विश्व के 60% लोग, मीन्स की मानो केवल 10 देश में रहते हैं। कितने? 10 देश में रहते हैं, है ना? जैसे अभी मैंने बताया आपको, एक तो भारत ही है क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? भारत में है। फिर चीन होगा, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। ऐसे ही 10 देश की सूची आपको मिल जाएगी, एक लंबी सूची, है ना? तो ये आपने देश के स्तर पे जाना। आपने कंटिनेंट के आधार पर भी जान लिया कि किस कंटिनेंट में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। आपने ये भी जान लिया अक्षांश के स्तर पर भी कि कहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है और कहाँ पर ज्यादा निवास करती है। तो ये बातें आपने बड़ी बड़ी जान ली हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये है जनसंख्या का वितरण। ये सब है जनसंख्या का वितरण। तो ये आपने जाना जनसंख्या का वितरण, ठीक है? ये जो जनसंख्या है, क्या लगता है आपको सिर्फ जनसंख्या रहे उससे ही संसाधन बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे? जो मानव की जनसंख्या बहुत अच्छे से संसाधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो मानव है जो कि संसाधन की तरह है, ये जब तक स्वस्थ नहीं होगा, कैसा? स्वस्थ और शिक्षित, इसके साथ ही मोटिवेटेड, ये 3 बातें क्या करेंगी? जब होंगी मानव में, ह्यूमन में, जो जनसंख्या, सॉरी, जो जनसंख्या आप वितरण देख रहे हैं, आपने अभी जाना, उस जनसंख्या को वो जो मानव लोग रह रहे हैं वो अगर स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, मोटिवेटेड होंगे तो क्या करेंगे? अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन बना लेंगे। क्या करेंगे? अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन बना लेंगे। जैसी उनकी आवश्यकता होगी संसाधन बना लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? बना लेंगे। एक वितरण तो हमने ये जाना, जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। अगर हम ये देखें कि जो मानव का जो अपना क्या स्तर है वो भी बहुत भिन्न भिन्न है। क्यों? प्रत्येक मानव भिन्न भिन्न है। मानव के स्तर पर अगर हम देखें तो प्रत्येक मानव, प्रत्येक ह्यूमन क्या है? बहुत अलग है। प्रत्येक मानव क्या है? बहुत अलग है। कैसे? जैसे शैक्षिक स्तर से, हर मनुष्य का, हर मानव का शैक्षिक स्तर क्या है? अलग अलग है। आयु के स्तर से, है ना? लिंग के स्तर से प्रत्येक मानव में बहुत क्या है? भिन्नता होती है, बहुत भिन्नता होती है, बहुत भिन्न होते हैं। वहीं संख्या और लक्षण भी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक मानव का लक्षण, संख्या, बल, ये सब क्या है? अलग अलग होता है। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व के बारे में क्या है? जनसंख्या घनत्व, आपने अभी जनसंख्या का वितरण जाना, तो अब बारी है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी एक इकाई क्षेत्र में, कहाँ? एक इकाई क्षेत्र में
एक इकाई क्षेत्र में, ये इकाई क्षेत्र को सामान्य तौर पर किसमें व्यक्त करते हैं? सबसे पहले यही जान लेते हैं, क्योंकि इसी से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। एक इकाई क्षेत्र क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में इसे व्यक्त करते हैं। किलोमीटर में इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक इकाई क्षेत्र कितना हो गया? प्रति वर्ग किलोमीटर। स्पष्ट है? तो एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे समझने के लिए और समझ लिए, एक ये जो क्षेत्र है ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है। कितना? 1 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, इस 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने लोग रहते हैं, यही क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा इस क्षेत्र का। ठीक है, किसका? इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। ठीक, चलिए जानते हैं क्या? संपूर्ण विश्व का या पूरे विश्व का, पूरे विश्व क्या? विश्व का, अब ठीक है ना? विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व के स्तर पर अगर देखें तो जो जनसंख्या घनत्व है उसके संदर्भ में कह सकते हैं हम कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? 51 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर रखना है यहाँ पर। वही बात करें हम किसकी? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? ये तो ओवरऑल विश्व का है कि पूरे विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो क्या है। वही बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? तो उत्तर है दक्षिण मध्य एशिया में। दक्षिण मध्य एशिया में, इसके बाद पूर्वी एशिया में, और इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में। एशिया कहाँ है, कैसे है, ये सब आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारत चीन एशिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं भारत और चीन जनसंख्या में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर जनसंख्या में कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? भारत की। उसके बाद चीन की। तो केवल 2 देश मिलकर ही, जो दोनों ही देश कहाँ आते हैं? एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ होगा? एशिया में ही होगा, जिसे आप सामने से आपको दिख रहा है कि एशिया के ही नाम लिखे हुए हैं। इसी के साथ हम जानते हैं कि भारत का भी जनसंख्या घनत्व जान लेते हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व, औसत घनत्व डेंसिटी क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? भारत में 1 किलोमीटर के, भारत के 1 किलोमीटर क्षेत्र को यदि ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है? तो भारत की जनसंख्या
भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व भी आपको पता चल गया। विश्व की जनसंख्या का भी औसत घनत्व आपको पता चल गया। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है वो भी पता चल गया। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये भी आपने जान लिया। प्रति 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है या जितने लोग रहते हैं वही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। स्पष्ट है। अब हम जानते हैं जनसंख्या जो मानव है ना, उसकी जो जनसंख्या, मानव की जो संख्या है वही क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मानव की संख्या एक जनसंख्या कहलाती है। तो हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भौगोलिक कारक है। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर। सेकंड है सामाजिक कारक। थर्ड है सांस्कृतिक कारक। और आर्थिक कारक। ये जो कारक हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर जनसंख्या को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जनसंख्या को जो वितरण है, फैलाव है, उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं भौगोलिक कारक की, या फिर क्लास को यहीं रहने देते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।